42 खसरा है और उसकी 30.5193 मतलब 30.5193 हेक्टेयर भूमि है। इस प्रकार टोटल 666.9113 हेक्टेयर भूमि की प्रस्तावित आबादी जो इन दो गाँवों की है उसके संबंध में जन सुनवाई के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो हमारी परियोजना है मूल रूप से वो देश के जो दो बड़े हमारे प्रमुख महानगर हैं दिल्ली और मुंबई, उनके बीच में स्थित है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हमारा है उसके दोनों तरफ इस योजना को नियोजित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही जो है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और अन्य इस तरीके के जो औद्योगिक नोड प्रस्तावित किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ब्रीफ आपको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बता देता हूँ। मूल रूप से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना देश के 6 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका लगभग 39% हिस्सा अकेले राजस्थान से होगा। एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट्स, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1504 किलोमीटर है। राजस्थान में इस परियोजना के तहत 5 इन्वेस्टमेंट नोड प्रस्तावित किए गए हैं हमारी तरफ से, जिसमें प्रथम चरण में उचकेड़ा भिवाड़ी नीमराना औद्योगिक क्षेत्र एवं जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जैसे कि जोधपुर पाली मारवाड़ के लिए निजी भूमि की आबादी प्रक्रिया जिसकी हम प्रस्तावित कर रहे हैं प्रारंभ की जाए। इस क्षेत्र के विकास के लिए बेसिकली राज्य सरकार शुरू से ही कटिबद्ध रही है और राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में 2009 में कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, जब राज्य में DMIC परियोजना विकसित करने के लिए फास्ट प्लान को लागू भी किया गया। इसी प्रकार चरणबद्ध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ विशेष कानून लाया गया, जिसे राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अधिनियम 2016 के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए शुरू से प्रयास होता रहा है, जो धीरे धीरे परिणित हो रहा है और उसी की कड़ी में ये प्रस्तावित आबादी भी आगे बढ़ा रही है। जोधपुर पाली औद्योगिक दृष्टि से देश में अलग पहचान रखता है। यह क्षेत्र में औद्योगिकरण की शुरुआत काफ़ी दशक पूर्व हो चुकी थी। यहाँ स्टील, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हैवी इंडस्ट्रीज, एग्रो आधारित, रबड़ आधारित, खनिज आधारित उद्योगों के लिए शुरू से जाना जाता है और यहाँ औद्योगिकरण की अपार संभावनाएँ भी हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमुख हाईवे और रेल मार्ग, हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। जैसा हम सबको पता है कि इम्पोर्टेंस इस क्षेत्र की बहुत अधिक है, तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका चुनाव जो है इस रूप में किया गया कि यहाँ पर इस औद्योगिक नगरी का विकास किया जाए। प्रभु फाउंडेशन नाम की कंपनी ने यहाँ सर्वे किया है। अब आप जो है आमंत्रित है अपनी बात रखने के लिए। सभी जो है जो भी आप अपनी बात कहना चाहो कह सकते हैं। एक माइक है, हाँ एक माइक थी, हाँ एक जना माइक तय की जाएगी। अगर आप इसमें कोई है मार्केट वैल्यू अगर तय हुई हो तो हमें अवगत करवाएं, अन्यथा ये जो जन सुनवाई आप कर रहे हो बार बार, इससे कुछ होने वाला नहीं है और काश्तकार आपकी जमीन किसी भी हालत में नहीं रहेंगे, चाहे मरना मारना पड़े तो मरेंगे, हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं। काश्तकारों के जमीन 1 किलोमीटर के बाद में तो DLC रेट नहीं के बराबर है। अगर उनकी ज़मीन ले ली गई तो उनको वापस ज़मीन के बदले आधी ज़मीन क्या 25% ज़मीन भी नहीं मिल पाएगी। इससे काश्तकारों को भारी नुकसान होगा। यही निवेदन हमारा है और इस बारे में कोई बातचीत तय हुई है तो वो आप हमारे को बता दें भाई कि 1 किलोमीटर के बाद में उनको DLC रेट से कितना गुना देंगे और मेन रोड वाली जो है उसके किस हिसाब से आप DLC रेट दे रहे हो, ये भी हमारे को थोड़ा बताया जाए। अनुरोध ये है कि जो ज़मीन ये इसमें दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जा रही है उसको फिक्स करके बाकी ज़मीन को फ्री किया जाए, ताकि लोग उसका कन्वर्जन करा सके, कुछ काम में भी ले सके, बेच सके, कर सके। इनकी रोक लगी हुई है, इस रोक को हटाई जाए। धन्यवाद सर।
सारे पदाधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी, ठाकुर साहब, सिद्धार्थ सिंह जी साहब, सम्मानित सभी ग्रामीण जन, आज की जो ये जन सुनवाई जो कि ऐसा ही है जो प्रभु फाउंडेशन द्वारा की गई है उसके बाद में तय की गई है। आप सभी लोग पधारे, सभी अपने पुरजोर तरीके से जो भी अपनी मांग है वो बिल्कुल आवश्यक रूप से रखें, ऐसी मेरी अपेक्षा आप सबसे। मैं शुरुआत में साहब एडीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो आपने ये प्रभु फाउंडेशन को अधिकृत किया था ऐसा ही रिपोर्ट के लिए, इसके साथ पेज नंबर 43 पे मेरे नीमली ब्राह्मणान गांव की पशु गणना के आंकड़े हैं, जिसमें आप मेरे गांव के रेबारी तकरीबन हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरी है, उसमें इन्होंने 0 का आंकड़ा लिखा है। अब ये रिपोर्ट कहाँ तक उचित है, आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। जिसने प्रभु फाउंडेशन को आपने अधिकृत कर उसको 10 लाख रुपए दिए, जिसमें सब कुछ पूरा का पूरा, चाहे वो पशु हो, कौन कौन से इससे इम्पैक्ट एसेस जो है, किस किस पे क्या प्रभाव होगा, उसकी जानकारी आपने इस अधिकृत करके इससे चाहिए है। और इसने जो आंकड़े दिए हैं, जिसने बिल्कुल 0 लिखा है, यहाँ तक कि इसने जो लोगों को गिनने में गलती की है, एसटी के लोग जो मेरी ग्राम पंचायत में मुश्किल से एक परिवार मेरे गाँव में रहता है पटेलान में, और उसने बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पेश किया है। इसके अलावा जो साधन की गिनती है उसमें भी इसने पूरा फेर बदले, मतलब मात्र और मात्र 5% भी जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो उचित नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। आप भले आप स्थानीय रूप से एसडीएम साहब को अधिकृत करके इसकी जांच करवाइए, तो आपकी ये जो ऐसे ही की रिपोर्ट है सरासर गलत है। तो आप कहाँ तक हमें किस तरीके से किस राह पे ले जा रहे हो, इसका कृपया करके हमें जवाब दें। दूसरा, जो हमारे लोग गोचर के लिए हाईकोर्ट भी गए थे, उसमें आपके एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप लैंड को क्षतिपूर्ति के रूप में गोचर करके आप करते हो। चूँकि हम सब ग्रामीण जन हैं साहब, आपने हमारे दूसरे रेवेन्यू विलेज में गोचर के बदले गोचर आपने दी है। मेरे रोहित ग्राम पंचायत की पहले जो अधिकृत आपने 2013 में जो रिको की ज़मीन की थी, उसमें 550 बीघा नीमली ब्राह्मणान की जो हाईवे पे टोल से लेके जहाँ जम्बूरी लगी थी पूरी गोचर थी, एक मुश्त 550 बीघा। और आपने ये क्षतिपूर्ति के रूप में दूसरे पंचायत समिति के रेवेन्यू विलेज में 1.5 बीघा 2 बीघा जो लोगों के कब्जे में कहीं न कहीं कोई न कोई खेत के रूप में काम में ले रहा है, कोई नाडी के रूप में, कोई ओरण के रूप में, कोई गोचर के रूप में, उसको हम हमारा पशु या भेड़ 10 किलोमीटर जाकर के कब वहाँ चारागाह करके वापस आएगा, ये कहाँ तक उचित है? इस तरीके का जो आंखों पे पट्टी बांध के हमारे से जिस तरीके से ये रिपोर्ट आप कर रहे हो, बिल्कुल सरासर अन्याय है। और हम लोग चाहे किसी परिस्थिति से गुजरना पड़े, इसको कतई नहीं होने देंगे। तीसरा, जो डीएलसी की बात चल रही है, अभी जो एक्विजिशन होने जा रही ज़मीन है, मात्र जैसा सत्तार जी ने बताया, जो डीएलसी है वो मात्र 10% है बाजार दर से। मैक्सिमम जो डीएलसी हमारे जो आप एक्विजिशन करने जा रहे हो, हाईवे के नाम पे आप लूट रहे हो, हाईवे के मुश्किल से 10 खसरे हैं, बाकी 95% ज़मीन जो है वो संपूर्ण रूप से मात्र जो डीएलसी है वो 35 से लेकर 45,000 ही है, जिसका आप 2.6 से मुआवजा देना चाह रहे हो, जो कि मुश्किल से लाख सवा लाख बनता है, बल्कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट 10-15 लाख से कम कहीं नहीं है। आपने विशेष जो हमारे क्षेत्र के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय किया है, वो SIR के रूप में एक बड़ा हथौड़ा हमारे ऊपर चलाया है। उसमें नियम ये है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम पे जो आप ठगी कर रहे हो, जो लैंड एक्विजिशन पूरे थ्रूआउट हिंदुस्तान के लिए बना है, पूरे भारतवर्ष में जो नियम है कि लैंड फॉर लैंड में 25% और उसमें जो है अपने डीएलसी का 4 टाइम्स ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया, और SIR के नाम पे हमें 2.6 और ज़मीन बिल्कुल नहीं, प्रावधान ही नहीं। ऐसा हमने किया जो हमारे यहाँ SIR बने, आपने कहाँ आवश्यकता पड़ी, कहाँ ऐसे उद्योग स्थापित है, यहाँ कहाँ लोग ऐसे प्लान कर रहे थे, सब लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे, तो कहाँ इस बात की आवश्यकता पड़ी जो SIR बने हैं। तीसरी जो बात है मुख्य, जो भी हमारी जो डीएलसी है, 10 सालों से हमारे भू परिवर्तन पे रोक है। किसी के पब्लिक फैसिलिटी जैसे पेट्रोल पंप है, होटल है, रेस्टोरेंट है, घर है, कुछ नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि आपकी बाजार दर नहीं बढ़ जाए, इस वजह से हम लोगों पे 10 साल से रोक लगा रखी है, जिससे हम लोग प्रयोजनार्थ जो कार्य होते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा जो अत्याचार किया जा रहा है, वो
शमशान और कब्रिस्तान जो कि पीढ़ियों से हमारी जो जहाँ जन्मता है वहीं मरता है, वहीं दफना है या वहीं दाह संस्कार किया जाता है, वो भी जमीन आप अपने खाते में दर्ज कर दी। इससे बेतुकी आप क्या बात करोगे। रही बात पुनर्वास की स्थापना की बात करते हो आप, जो घर ऑलरेडी बचे हैं, यहाँ तक कि जेडीए में शहरी क्षेत्र में भी कोई कॉलोनी अनधिकृत रूप से कट गई है तो राज्य सरकार नित कैंप लगा करके उसको पट्टे दे रही है। और हमारे यहाँ नीमली ब्राह्मणन 118/1 में 60 परिवार 60-70 सालों से जब से जन्मे हैं तब से पक्के मकान बना के रह रहे हैं, आप उनको उजाड़ रहे हो और फिर कहेंगे पुनर्वास करेंगे। क्यों, कहाँ जरूरत पड़ी, जब ऑलरेडी उनके खुद के मकान हैं। जो भी आपका म्यूटेशन जो नियम होता है, जब भी नामांतरण किसी भूमि का किया जाता है उससे पहले उसका फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाता है कि मौके पे भूमि की क्या स्थिति है। तो आपने एकमात्र आदेश से 11 दिसंबर का शायद आदेश था 2020 का कलेक्टर साहब का, उसके मार्फत एकमात्र आदेश से संपूर्ण 91 की जमीन, गोचर की जमीन, सब जमीनें करते हो तो क्यों उजाड़ रहे हो। साथ ही जो कैचमेंट एरिया जो हमारा है, जो तालाब जो है, जो भी रेवेन्यू जो हम पशुपालक है या खुद के पीने का जो पानी है वहाँ से अर्जित करते हैं, उसकी भी क्या हालत बना रखोगे। जिस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, जो पानी का जो बहाव है, जो फ्लो है हमारा, वो सब प्रभावित हो जाएगा। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ जो पहले से ही बहुत गंभीर समस्या है पानी की, किस कदर होगी, इसकी भी आप एक तरीके से गंभीरता से विचार करें। साथ ही सबसे मुख्य जो भी आपके जेडीए वगैरह जो मास्टर प्लान आपके बनाते हैं, उसके चूँकि 250 मीटर मुख्यालय पे 500 मीटर और अदर रेवेन्यू विलेज में 250 मीटर के बाद ही जमीन एक्विजिशन करते हैं, ऐसा जेडीए में प्रावधान है। क्योंकि आपका इतना बड़ा मास्टर प्लान, आप डीएम खंड मुख्यालय यहाँ पे एसडीओ साहब विराजते हैं, जहाँ आज मैं ग्राम पंचायत सरपंच के नाते मेरे यहाँ एक डंपिंग यार्ड सैंक्शन हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के लिए, जो मेरे लिए 1 बीघा जमीन ग्राम पंचायत के पास अवेलेबल नहीं है जिससे हम उसमें डंपिंग कर सकें। तो जिस तरीके से मास्टर प्लान आप आगामी 40 साल 50 साल की योजना बना के कर रहे हो और बात आज भी पूरी नहीं हो रही है, कहाँ तक ये सही है, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो डीएलसी है, जो हाईवे से आप बात करें, आपकी डीएलसी अच्छी है, हाईवे पे हमारी 16 लाख डीएलसी है, वहाँ से 1200 मीटर 200 मीटर तक 12 लाख और 200 से 500 7 लाख और 500 से 1000 7 लाख रुपए। उसके बाद रोहित प्रॉपर की 80,000 और नीमली ब्राह्मणा की मात्र 39 से 45,000 है। तो कितना जो है डिफरेंस है, क्यों नहीं आप इसी रेशियो में रिड्यूस करें उसको, या उसी की 500 से 1000 की जो है डीएलसी वो सब में मानी जाए। क्योंकि जो भी संपूर्ण जो यहाँ बैठे हैं खातेदार है, इनके किसी की खरीदी हुई जमीन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सबकी पैतृक जमीन है और सिर्फ उसका उपयोग ये कृषि के रूप में करते हैं। इनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरी जमीन हाईवे पे यार किस डीएलसी के, इनको सिर्फ और सिर्फ उस जमीन से पैदावार लेकर के अपने बच्चों का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। जो आपके एसआईए रिपोर्ट में 1 एकड़ से जो आय बताई गई हमारे काश्तकार की, वो मात्र 50 से 60 हज़ार बताई गई है। नो डाउट हमारे यहाँ पे बारिश पे डिपेंड करती है हमारी भूमि जो भी है, लेकिन साथ ही यहाँ सेवज भी होते हैं। तो अक्सर हमारे 2 फसलें होती है, उसके साथ ही जो भेड़ पालक है या पशु पालक है, जो हम दुधारू पशु रखते हैं, तो उस खेत से ही उसके मेड़ पे घास करके वो बड़ा होता है, दूध देता है, उससे भी जो इनकम के जो सोर्स है वो भी तकरीबन सालाना 2-3 लाख रुपए एक गाय पशुपालक जो है गाय भेड़ से आराम से कमाता है। बल्कि आपके ऐसे ये रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि जो आबादी जिस रेशियो जो है हमारे 2011 के आंकड़े हैं, उसके बाद कोरोना के कारण वापस जनगणना हुई नहीं, अदरवाइज अभी तक आप उसमें 10% एक्सटेंशन मान रहे हो, बल्कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो करीब 2010 के डाटा से 1.5 गुना हो गई है। ये भी मेरी गुजारिश रहेगी कि उस डाटा के बेस पे आप हमारे को जो ज़मीन जो आरक्षित करोगे, शायद आबादी एक्सटेंशन के लिए है या सरकारी कार्यालय है और दूसरे कोई भी प्रयोजनार्थ है,
उसमें गंभीरता से विचार करके आपको ये करना होगा। और सबसे भारी जो मांग हो, वास्तव में SIR का पुरजोर विरोध है, हमारे किस बिहार है उसका हमें जवाब चाहिए। हम किसी भी हालत में, मैं ग्रामवासियों को आश्वस्त करता हूँ, किसी भी हालत में हम जमीन इस DLC पे, जो कि वास्तविक बाजार दर की मात्र 10% है, और आपके एक्विजिशन एक्ट में जो पैसा देने का जो प्रावधान है वो मात्र और मात्र DLC है, और हम कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए हमने जयपुर में नकेता साहब से, आप जो बिराजे साहब से भी मिलकर आए, और साहब के खुद के आज के मौखिक वर्ड है कि कलेक्टर साहब को बेशुमार पावर है, 50% तो वो हाथों हाथ स्वयं बढ़ा सकते हैं, और रिकमेंडेशन करने के लिए भले कितना ही लिखो राज्य सरकार को अविलंब भेज सकते हैं। तो हमारे 3 महीने ऐसे ही है कि जब से रिपोर्ट जारी हुई है उसके बाद में हमने 10 जगह मांग कलेक्टर साहब के माध्यम से, माननीय MLA साहब के माध्यम से, और हमने स्वयं जाकर के रिपोर्ट के उच्च अधिकारी से कुलदीप जी राठा साहब से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके आने के बावजूद भी एक छोटा सा किसी प्रकार का लिखित में हमें आज दिन तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है कि इसमें आपने एक कदम भी आगे बढ़े हो। बल्कि अभी साहब का उद्योग विभाग के साहब का खुद का जवाब था कि कलेक्टर साहब को बिल्कुल पावर है, चाहे जितना वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हैं एक्चुअल। और आपके अधिकारी जो यहाँ बैठे हैं, आप बिल्कुल इसे आकलन करवाइए। अगर हम गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक बाजार दर क्या है आप आकलन करवाइए। और जमीन जिस एक्ट से लेना चाहते हैं SIR अलग हथौड़ा है, फिर भी कम से कम जो हमारी वास्तविक सुनवाई है जो आपके अधिकारी करे, पर करे तो सही। आखिर जब नहीं करोगे तो किसी हालत में भले ही आप सुनवाई कर लो, कतई जमीन नहीं देंगे। धन्यवाद। DLC में कितनी ही संख्या है, 182 हेक्टर मात्र जमीन एक्विजिशन की सन 2013 में, जिसके अगेंस्ट में 153 करोड़ मुआवजा मिला, और इस बार आप उससे 8 गुना 1086 हेक्टर जमीन लेने जा रहे हो, और उसका मुआवजा जो है 10 साल बाद में मात्र 200 करोड़। जमीन ले रहे हो 8 गुना ज़्यादा, और पैसे जो 10 साल पहले दिए वही दे रहे हो। अब कितनी विभिन्नता DLC में जो है वो आपके समक्ष, जो आपके स्वयं ने अर्जित की है जमीन हमारे से, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। जो हमारे जो गवई सड़कें हैं जिनकी DLC 3,80,000 रुपये है, जो जालोर हाईवे उसकी DLC 9 लाख है, और अंदर जो जमीन जो भी आप एक्विजिशन कर रहे हो मात्र और मात्र उसकी DLC 35,000 से लेके 45,000 है, मात्र 10% है। हम सबकी एक पुरजोर मांग है कि इसकी बिल्कुल जो बाजार दर है, जिसका हम कई बार कर चुके हैं, अगर आप उसमें सुधार नहीं करोगे तो किसी सूरत में जो जमीन है हम नहीं देंगे। साथ ही जो रिकमेंड पिछली बार साहब जो किया था एक्विजिशन, उसमें आपको ये जो ग्रीन लाइन है ADM साहब, ग्रीन जिसकी दर अलग थी और रेट भी अलग थी, जब बीच में ये ग्रीन है तो उसकी रेट अलग से कैसे आ गई, किस तरीके की जो है फिर चलता है प्रशासन में, तो उसका भी मैं, जैसा ये रूम जी ने बताया कि जो तरमीम जो की गई है साहब अभी जो सैटेलाइट के जरिए, जो भौतिक रूप से कहीं नहीं देखी गई है, एक ऐसा काश्तकार नहीं रहेगा जिसकी तरमीम एक्चुअल मौका अनुसार हुई हो। मात्र और मात्र सैटेलाइट के माध्यम से जहाँ जिसकी मेड़ बनी थी उसको कहीं कम पड़ गई तो बढ़ा दिया, कहीं घट गई। प्लस 91 के कई काश्तकार, जैसे मेरे निगली ब्राह्मण के सामने बैठे श्री राम जी जाट, वो 60 सालों से 200 पशुओं के साथ में निवासरत है। 91 शिवाज तक की जमीन है, जहाँ पूर्व में अलॉट हुआ करती थी, नियमन हुआ करती थी, अनपढ़ थे इसलिए इन्होंने कभी आवेदन तक नहीं किया। अब उनका मकान बना हुआ है 50 सालों से, जमीन इनके नाम है नहीं, पशुधन 200 इनके पास गुजारू। अब इनमें क्या बीतेगी इसका अंदाज़ा आप ही लगा सकते हो। आप ऐसे लोगों को जो सिर्फ 91 पे रह रहे हैं, जिनके पास खुद का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के साथ किस तरीके का न्याय करोगे, ये भी हमारी आपत्ति दर्ज की जाए। साथ ही जो मुख्य जो हमारी ठाकुर साहब ने फरमाया, गोचर भूमि जहाँ ग्रोइट प्रॉपर की 2200 बीघा, निम्ली ब्राह्मणान की पहले 550 बीघा, ऐसे मिला के 9 गाँवों की 16,000 बीघा जमीन, आप जो कुल 32,000 में से 16,000 बीघा जमीन सिर्फ और सिर्फ सरकारी जमीन जो गोचर और शिवाज तक ले रहे हो, बाकी जमीन किसानों की ले रहे हो, तो आधी से ज़्यादा जमीन जो कि आपका जो रेशियो है स्टेट गवर्नमेंट का 49-51% का, वो इसी से पूरा कर रहे हो। हमारी जमीनों लेकर के जो वर्षों से पीढ़ियों से जहाँ भी ऐसे बचे, पूरे हिंदुस्तान भारतवर्ष में कहीं भी कोई काश्तकार आकर के बसा है तो उसके साथ उसको शिवाज तक, गोचर, पशुपालन के लिए
वो तालाब में वाटर एक्टिवेशन के लिए ज़मीनें उपलब्ध होती है। हम संपूर्ण ज़मीन 16,000 बीघा, जिसका अभी हाईकोर्ट ने निस्तारण किया है, आप पूरे का पूरा एक्विजिशन करो तो आप गंभीरता से इस बात को विचार कीजिए कि हमारा क्या हालात होंगे। धन्यवाद। जहाँ पे हम ऑलरेडी जूझ रहे हैं, पानी के लिए जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है हमारे, हर साल हमको संघर्ष करना पड़ता है पीने के पानी के लिए। Forget about agriculture. There is no agriculture here. We don't have water. वन क्रॉप एरिया है, बरसात पर निर्भर है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत खारा है, हमारा दूसरा कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एकमात्र तालाब है। और जिस तरीके से आपकी ये रिपोर्ट बनी है, प्रभु फाउंडेशन, आपने 10 लाख रुपए दिए हैं इस रिपोर्ट के लिए, इसका सरपंच साहब ने तो खंडन किया है ही। हम सब, मैं सबके लिए आज आवाज उठा रहा हूं, हम सब इसका खंडन करते हैं। आपके आंकड़े ही गलत हैं। नीमली ब्राह्मण जैसा गांव जहां पे इतने रवानी रहते हैं, वहां पे आपने ग्रेड 0 बताई है। और तो और आपने जनसंख्या में ही आपने गड़बड़ की है। जहां पे एसटी है ही नहीं, वहां पे एसटी बता दिए, जहां पे है वहां पे नहीं बताया। अच्छा, द अदर थिंग इज दैट ये सब जो अपन यहाँ पे जो आवाज उठा रहे हैं वो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक के लिए है। उसके लिए, उनके लिए आपने कोई भूमि नहीं रखी गौचर की। अब आपने भूमि आवंटन की है 1.5 बीघा 2 बीघा भांडाई में। आपको मालूम है भांडाई कितना दूर है? भांडाई रोहित पंचायत से, रोहित गांव से 10 किलोमीटर दूर है। यहां से भेड़े रोज चल के जाएगी, वहां पर चल के वापस आएगी। अच्छा, आपको यह भी अवगत करा दूं कि दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन। यहाँ पे हमारे ये जो तालाब हैं छोटे मोटे, विंटर में 200 से ज्यादा माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे आती हैं। ये आंकड़े मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने सर्वे किया इसका। यहाँ पे काले मृग, ब्लैक बक की पॉपुलेशन हजारों की तादाद में है। इनका क्या होगा? ब्लैक बक जो आज प्रोटेक्टेड लिस्ट में आता है, उनकी पॉपुलेशन हजारों की तादाद में है। उनके लिए अगर आप सब्सटेंशियल सेंचुरी एरिया नहीं रखोगे तो ये खत्म हो जाएंगे या पलायन कर जाएंगे यहां से। नीलगाय प्रोटेक्टेड स्पीसीज नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ में आती है, वो भी बहुत तादाद में है, लेकिन मैं विशेष करके ब्लैक बक की बात कर रहा हूं आप। और वी नीड सम मोर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू सर। आप कह रहे हैं कि लोगों को फायदा होएगा, लोकल को फायदा होएगा। इसके अंदर जब भी इंडस्ट्री आए तो लोकल एम्प्लॉयमेंट कितना रेशियो रहेगा, हमारे को कितना आप प्रोटेक्ट करोगे? व्हाट इज द लोकल एम्प्लॉयमेंट रेशियो? सेकेंडली, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विल कम हियर? पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आएगी कि नॉन पॉल्यूटिंग आएगी? दैट इज आवर बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आएगी तो हम सब सामूहिक आत्महत्या करेंगे, क्योंकि हम पाली से यहां तक ढाप गए हैं। पाली का जो भी मैल है हमारी समिति में आता है, हम भुगत रहे हैं, 30 सालों से भुगत रहे हैं। सो आप अगर कष्ट करें तो हमको सबको अवगत कराएं। इफ यू कैन आंसर सम ऑफ माय क्वेश्चंस, आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू। परिचय दे देता हूँ, ललित पालीवाल। मैं गौ सेवा संगठन एक एनजीओ से रिलेटेड हूँ और पिछले 12 साल से, जैसा ठाकुर साहब ने फरमाया कि यहाँ पे 10,000 से भी अधिक की संख्या में काले कृष्ण मर्ग हैं, जिनके लिए सलमान खान आज भी चक्कर काट रहा है।
उनको बचाने के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा एरिया अगर इसको कवर किया जाए तो मैं खुद गणना के अंदर बैठता हूं और लाखों की संख्या में गोवंश यहाँ पे विचरण कर रहा है। पिछले पूर्व लंपी के अंदर आप आंकड़े निकाल सकते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस गांव के अंदर कितने हजार बीघा गोचर आपने ले ली। आज पिछले वर्ष से इस रोहिट के अंदर गो चिकित्सालय चल रहा है जिसमें 3 जिलों से पशु आ रहे दुर्घटनाग्रस्त, घायल, एक्सीडेंटल, और आप कह रहे हो गोचर से उनको हटा दो। मेरे पास में 300 से अधिक विकलांग गोवंश आज की तारीख में मौजूद है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके दर्शन करवा देता हूं। और इस गांव का जो गोवंश है वो पानी नहीं जाएगा चढ़ने के लिए। मैं आप फाउंडेशन से यही कहना चाहता हूं, जितना आप कर रहे हो इंडस्ट्रीज के लिए वो सब आप अपने घर भरे, हर एक चीज समझ में आएगी। पर आज इन गाँव वास्ते, विकास वास्ते अगर आप आए हो, जन सुनवाई कर रही हो, तो वास्तव में आप गाँव रही हो, ग्राम पंचायत की बात सुनो और 18 जनप्रतिनिधि की बात सुनो। मैं धन्यवाद दूंगा एडीएम साहब ने, प्रशासन ने कंधा कंधा मिला। कोरोना कालू में लगुड़ा, कोरोना कालू पर आज आदि देखने मिल रही है कि डीएलसी बात समझ में आई। पर इन बात मैंने घोड़ वास्ते, गायर वास्ते, इन हिरण वास्ते, खरगोश वास्ते अटे सब बड़ी सही पाई जावे जो बहुत विलुप्ति का कार बात है। सियार बहुत है अटे, नीलगाय है। मैं खुद वाइल्ड लाइफ में फिरी हूँ, रात बरसात महीने 3-3 बजे तक हिरणों रेस्क्यू करी हूँ मैं, 3-3 बजे तक। जबकि गवर्नमेंट के पास मैं एक बात कहनी नहीं चाहूँ मैं, अटे इतना वन्य जीव प्रेमी है साहब। अगर आप गोचर एवं जो पंचायत ने जो भी अटे बुजुर्ग फैसलो लेवे और गौशाला अटे संचालित हो रही है हर गांव में, एक तो सरकार के नंदीशाला लगाओ, 9 गाँव की गोचर तो ले ली, कहीं लगाओ पंचायत के टुल्लू बच्चियों तो कहीं गोली विनार करें। मारो एक ही निवेदन है, यूनिटी में ताकत है। और अगर आज ये लोग अपना आंकड़ा सही नहीं लिखा है, बेड़ावे ना जाओ, हादरी बाप ने जमीन लेवनी। और रह बात है सरपंच साहब अटे बैठा है, मैं तो गायों संरक्षण और वन्य जीवों संरक्षण और जो तबका पिछड़े वाला लोग हैं, जो अपना पुण्यवासी बात है, सब बैठा बिना राख में फैसलो है तो कोई दिक्कत नहीं। अटे बूढ़ा बुजुर्ग बैठा बिना राख में, मैं भी इतनी जो हमारी बात राख दी थी वह राख दी। और रही बात जीवन वास्ते संघर्ष करता रहला और मारण में ला नहीं हटाला। छाती लोगों ने कह रही हूँ, लाइव वीडियो मैं देख लीजिए। कामधेनु सेना का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हजारों की संख्या में गाड़ियां खड़ी कर दूंगा, अबे ना भारी पड़ जाएगा। मैं साफ कह रहा हूँ, नहीं तो हम प्रशासन के साथ है और सहयोग से आप काम करो। इस गाँव के लोगों की भावना को देखो। यहाँ पानी की बात आती है, एक टैंकर के लिए यहाँ पर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है साहब। गायों के लिए आज पानी नहीं है, टैंकर लगा हुआ है, बारिश से पानी भरना पड़ता है। खारा पानी पिलाते हैं एक टाइम गाय को, जब अश्रु बहते हैं आंखों से। ठीक है साहब, कोर्ट आदेश ले हमें साहब किसान हैं विराजमान हो और पदाधिकारी बैठा है और अपर किसान और मांग है तो को पूरी क्या कर दो साहब, मैं आप रे हाथे हूँ। और रही बात सा बीएमसी रे खाता में जितनी भी नवी गांव री जमीन आप ली हो एन आबादी रे सटीक आज लोग में की जगह जाऊला सा। मेन बात आई है कि एक गांव में 50-60 परिवार निवास कर रहा है और 9 गांव की पूरी ये तो जनता कहाँ जाएगी? उजाड़ देंगे आप तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारी मांग है और डीएलसी रेट भी बढ़ी जाए, हमारा किसान की पूरी मांगे हैं, आप स्वीकार कर लो, सही रहेगा सर। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और कहीं भी जाना है, क्या करना है वो करेंगे। धन्यवाद। वो आम जन तक नहीं पहुंचा है। अभी मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, बात मैंने भी अपनी सुना है। जब इस बारे में मेरा निवेदन आएगा तो आम नागरिक तक ये पहुँचाएगा। धन्यवाद। प्रभु फाउंडेशन यहाँ आया था तो पंचायत में आके कहते कि आम नागरिक को बता, इसकी फोटो है नहीं आप लोगों को और कितना आप बोलो, आप बोलो प्रवचन मत दो, लोगों ने प्रवचन मत दो, जो कहनी है बात पॉइंट की बात है वो किसी को बोलने से रोकना गलत बात है। और आप बोलिए, आप बोलिए, अपने विचार व्यक्त करना का अधिकार सभी को, ठीक है जी। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा इसके बारे में फरमाया। तो हुक्म आप सब यहाँ पे विराजे हो
सोशल इम्पैक्ट आपके सामने है वो मार्केट वैल्यू से 10% भी नहीं है। आपके पास सब दस्तावेज प्रस्तुत कर चुके हैं, सरकार के पास हैं, वो जयपुर तक पहुंचा चुके हैं। जहां जमीनें बिकी हैं, जो लेटेस्ट जमीनें बिकी हैं, किस रेट पे बिकी हैं और उस रेट को लेके और डीएलसी आपने क्या लगाई है वो 10% भी नहीं है। तो अगर 10% भी नहीं होगी तो फिर तो किसानों को आप पेट में लात मार के मार ही दोगे। यही मेरा निवेदन है। जमीन कहाँ से देंगे? तो प्लीज टेक दिस सीरियसली। माय रिक्वेस्ट, पुरजोर आपकी आवाज़ उठाएं। आप अधिकारी लोग फरमाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा और इसमें संशोधन करना बहुत ज़रूरी है। वी आर हैप्पी कि अगर इंडस्ट्री आए तो भी इम्पैक्ट होएगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा ललित जो आवाज़ उठा रहा है वन्य जीवों के लिए बड़ा एरिया है। आप सेंचुरी एरिया, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया तो आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एंटेलोप। सेकेंडली, जो पॉपुलेशन है उसमें पशुपालक बहुत हैं। यहाँ पे खेती से ज़्यादा पशुपालन चल रहा है। पशुपालकों के लिए अपने धन को चराने की जगह नहीं होगी तो ये कहाँ जाएंगे? दिस इज द मोस्ट प्राइमरी इंडस्ट्री सर, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। यही मेरा निवेदन। आप सब यहाँ पे पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। अब आज की जन सुनवाई तो यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई बात रह गई है तो कल भी और परसों भी, यदि कोई बोल नहीं सकता है तो बिंदु लिख के ला सकता है, ठीक है ना? आप लिख के भी दे सकते हैं। और आप सभी का अपने ऑब्जेक्शन देने के लिए स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। उनको भी अपना हक पूर्ण अच्छी तरह से रखने का मौका मिले। और आज की जन सुनवाई का उद्देश्य भी यही है कि आपकी बातें जो है वो इसमें रिकॉर्ड करके और इसके साथ में रखी जाए कि ये इनकी डिमांड ये है और इस तरह से इनका ऑब्जेक्शन। जहाँ तक कुछ बातें जो है पहले भी हमारे पास में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और आम किसान से भी हमने कुछ बात सब पता ही कर लिया। तो बच्ची खाना बोले बस तो चुके को नाग ले लेते। आप लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया है, हम प्रशासन के सामने आपने बातें रखी और हमने उनका अध्ययन भी करवाया, मौके पर सर्वे भी करवाया। हमारे तहसीलदार जी है, एसडीएम साहब है, पटवारी आ रहे हैं, फील्ड में गए हैं। और जो आपने अभी कही है बातें, उनमें से अधिकतर बातें हमारे पास आई हुई थी। तो हमने जो है आपकी बातें उचित माध्यम से सरकार तक पहुंचाई भी है, जहां हमें लगा कि नहीं गलत है। जैसे मान लो संपरिवर्तन रोक है, तो इसकी बात हमने रखी भी ये गलत है और इनके विकास, आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। तो उसका असर ये है कि अतिशीघ्र ही संपरिवर्तन रोक हट जाएगी। संभावित है, संभावित है। जो भूमि है इससे प्रभावित नहीं है तो उन पर संपरिवर्तन रोक हट जाएगी। अब आदेश आने से पहले तो कैसे जो है नहीं बताया, फाइनल आदेश आ जाएगा हम आपको बताएं। उसी तरह से जो आपकी शमशान है, कब्रिस्तान है या आबादी बसी हुई है, उनका भी हमने एक सर्वे करके सरकार को दिया है। और डीएलसी के संबंध में अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि उन्होंने ये कह दिया कलेक्टर साहब 50% आतंकवाद बढ़ा सकते। तो ये जानकारी हमको है सरपंच साहब। एमडी साहब क्या बता रहे हैं, हम बता सकते हैं आपको कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है ना? लेकिन क्या 50% बढ़ाने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसा है नहीं सरपंच साहब। हमने जो है, हम भी किसान हैं,
आपके बीच में से आए हुए, अलग नहीं है, समाज वही है अपना। तो मेरे कहने का मतलब है यदि 50% से आप लोग संतुष्ट हो तो मैं बात करता हूँ कलेक्टर साहब से, नहीं है। मेरी बात सुन लो, अब आपको सबको सुन लिया मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि 50% डीएलसी बढ़ोतरी से क्या संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? नहीं होंगे, ये हमें पता है, अच्छी तरह से पता है। इसीलिए हमने ये रिकमेंड किया है कि उचित माध्यम से इसकी बढ़ोतरी की जाए। हमने पूरा एनालिसिस किया है, कहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, कहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 किलोमीटर बाद में कितना मिल रहा है, ये सब हमने एसेस किया है और सरकार को रिकमेंड किया है कि इसके लिए सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाए। चलो अपन एक समझौता कर लेते हैं। आज ठाकुर साहब विराजे हुए सरपंच साहब है, आपके और जनप्रतिनिधि कर लो कि 50% में आप संतुष्ट हो रहे, नहीं हो रहे तो फिर इसलिए ये बात भी नहीं करनी चाहिए ना आपको। हमारी सहानुभूति आपके साथ है, किसानों के साथ है, लेकिन होगा वही जो कानून कहेगा, ठीक है नहीं? तो ये हमने रिकमेंड किया है, आपका ऑब्जेक्शन आज भी हम दर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये दर्ज करके और इनके साथ भेजेंगे। रही बात प्रभु फाउंडेशन ने कुछ दोषपूर्ण आंकड़े दिए तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। उन्होंने क्यों नहीं, हमारे तहसीलदार के पास रहता है पशु गणना का आंकड़ा, क्यों उन्होंने नहीं लिया, क्यों गलत दिया है, ठीक है? उसका भी आप एक बार दोबारा हाँ, और ऐसा ही ये फाइनल नहीं है, ये जन सुनवाई के बाद फाइनल होता है, पहले नहीं हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच लाए, पारदर्शिता रहे और बाकी बातें भी है। आबादी की बात जो आपने कही कि हमारे कुछ घर आ गए, वो आ गए, तो उनकी भी हमने सर्वे की है। अब इनको भी कहेंगे भी आप क्या कर रहे हो, इनको लिखा है हमने। और जहाँ तक संपूर्ण भूमि जो है दर्ज होने की बात है, तो विशेष विनिदा अधिनियम के तहत दर्ज हुई है, रेवेन्यू ने नहीं की है। उसकी धारा 27 के तहत सीधा इम्पैक्ट है कि वो सब जितनी भी सरकारी भूमि है वहाँ चली जाए, ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी आज अपन साथ में बैठे हैं, कल भी हम आएंगे, परसों भी आएंगे, और आप लोग निर्भीक होकर के अपनी बात अवश्य रखें। आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो रिकॉर्ड पर नहीं आएंगे, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और आप अपने बेहतर की पशु हैं, यही है। आपसे मिलते रहेंगे, जो आपकी भावना है, जहाँ तक हमसे संभव होगा हम करेंगे आपको सहयोग, और नहीं तो जो भी भावना आपकी हम रिकॉर्ड करके और इस जन सुनवाई के साथ भेजेंगे। और किसी को कोई बात कहनी है तो अपनी दर्ज करवा सकता है, नहीं तो फिर अपन धन्यवाद करें। सर ये तो कलेक्टर पट्टा में है, ठीक है भाई का बोलो सर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल परियोजना के अंतर्गत आज जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित रोहट और नीमली ब्राह्मण गांव के जो भी प्रस्तावित भूमि अवाप्ति है उसके लिए आम जन की जन सुनवाई सामाजिक समागत अध्ययन के तहत की गई, और इसके तहत लोगों के विचार, सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई, जिनको इनकॉर्पोरेट करते हुए उनकी उचित समाधान सक्षम स्तर पर और नियमानुसार प्रावधानों के तहत किया जाए।